नमस्ते सभी को। मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी में ठीक 11 साल पहले घटी थी। लेकिन आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ या किसी दोस्त को बताता हूँ तो मुझे उस पूरी रात नींद नहीं आती। उस रात मुझे अपने मोबाइल पर भगवान के भजन सुनने ही पड़ते हैं और अगले दिन मंदिर जाना ही पड़ता है। ठीक 11 साल पहले मेरा नाम राहुल है और उस समय मेरी उम्र 20 साल थी। हम प्रकाशम ज़िले के कंदुकुर के रहने वाले हैं। मेरे पिता एक हॉस्टल वार्डन के रूप में काम करते थे। मैं उस समय ताड़ेपल्लीगुडेम के शशि इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। मूल रूप से उस समय हमारे गांव में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, वैसे अब भी नहीं है। इसलिए जब भी मुझे ताड़ेपल्लीगुडेम जाना होता था तो मैं सिंगरायकोंडा रेलवे स्टेशन जाता और वहां से ट्रेन लेता था। वह स्टेशन हमारे घर से ठीक 8 किलोमीटर दूर था। आप सोच सकते हैं कि इतनी मेहनत करके ट्रेन से जाने के बजाय मैं बस से भी तो जा सकता था। लेकिन मेरी बदकिस्मती से बचपन से ही मुझे बस का सफ़र सूट नहीं करता था। जब भी मैं बस में चढ़ता मेरा पेट खराब हो जाता था और उसके बाद क्या होता था ये आप समझ ही सकते हैं। इसलिए ट्रेन के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अपने सेमेस्टर की छुट्टियों में घर आया था और एक हफ्ते मज़े करने के बाद वापस कॉलेज जा रहा था। मुझे रात 11 बजे सिंगरायकोंडा से ट्रेन पकड़नी थी। आमतौर पर मेरे पिता मुझे हमेशा स्टेशन पर छोड़ते थे, लेकिन उस दिन बेचारे मेरे पिता को बुखार था। इसलिए उन्होंने कहा, तुम बाइक ले जाओ, स्टेशन के पास ही सुरेश अंकल का घर है, वहाँ गाड़ी खड़ी कर देना। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो जाकर ले आऊँगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं पापा, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। अगर आपको अचानक कोई दवाई वगैरह चाहिए होगी तो। इसलिए मैं अपनी साइकिल ले जाऊंगा और उसे अंकल के घर पर रख दूंगा। वैसे भी उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो साइकिल घर ले आऊँगा। मैंने सोचा यार 10 मिनट और साइकिल चला लेता तो स्टेशन पहुँच जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी 30 मिनट बचे हैं। मैंने साइकिल रोकी और चेन चढ़ाने लगा। ठीक उसी समय मुझे अपने बगल में किसी के एक छोटा सा पत्थर फेंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैं चेन ठीक कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे आसपास घूम रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। मुझे हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि शायद ये जगह बहुत सुनसान है, इसलिए कोई भी छोटी सी आवाज़ बहुत बड़ी लग रही है और डर पैदा कर रही है। डर भगाने के लिए मैंने मोबाइल पर गाने चलाए और चेन ठीक करने लगा। तभी अचानक एक असहनीय बदबू आने लगी। वह बदबू इतनी भयंकर थी जैसे अगर आप 1 किलो चिकन खरीदें और उसे बिना फ्रिज के 10 दिन तक बाहर रख दें तो जैसी सड़ी हुई बदबू आती है वैसी ही बदबू आ रही थी। मैंने सोचा, मैं अभी अभी एक पूरी परफ्यूम की बोतल खाली करके निकला हूँ, फिर भी इतनी सड़ी हुई बदबू कैसे आ सकती है। जैसे ही मुझे लगा कि साइकिल की चेन सेट हो गई है, वह पूरी तरह से टूट गई। अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैं साइकिल को धकेलते हुए चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं चल रहा था मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही मैं कदम बढ़ाता, ठीक मेरे कदमों की गूंज की तरह मुझे किसी और के चलने की आवाज़ आती। मैं शमशान पार करके 1 किलोमीटर आगे आ गया, लेकिन वह बदबू अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। मैंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। मेरे दोस्त समीर ने भी मुझे एक बार ऐसा ही अनुभव बताया था। उसने कहा था कि एक बार रात को अकेले आते समय उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब उसने कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे पीछे नहीं मेरे सामने आ, और वह चीज़ रुक गई। समीर के पिता ने उसे बताया था कि चाहे वह भूत हो या हमारे अंदर का अनजाना डर, अगर हम हिम्मत करके एक बार ज़ोर से बोल दें तो वह डर भाग जाता है। जब वो चलने की आवाज़ और वो असहनीय बदबू लगभग 2 किलोमीटर तक मेरा पीछा करती रही तो मैंने भी अपने दोस्त की तरह हिम्मत जुटाई और ज़ोर से कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे पीछे नहीं मेरे सामने आ। मेरे इतना कहते ही मेरे पीछे कदमों की आवाज़ रुक गई और वो बदबू भी गायब हो गई। मैंने सोचा, वाह, सच में समीर की बात काम कर गई। और ट्रेन छूट जाने के डर से मैंने साइकिल को तेज़ी से धकेलना शुरू कर दिया। जब मैं ऐसे साइकिल धकेल कर जा रहा था तो मुझे अपने से कुछ आगे एक औरत हाथ में कोई थैला लिए जाती हुई दिखी। दूर से उस औरत और उसके थैले को देखकर मुझे लगा कि वह भी स्टेशन जा रही है।
उसे देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि उसने बालों में चमेली के फूल लगाए हुए हैं। उन चमेली के फूलों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं अब तक आ रही उस सड़ी हुई बदबू को भूल गया। चलो जो भी हो, मैं स्टेशन रोड पर आ गया था। मैंने सोचा बस अब सुरेश अंकल के घर पर साइकिल फेंक दूं और ट्रेन पकड़ लूं, और मैं साइकिल धकेलते हुए उस औरत को क्रॉस कर गया। जैसे ही मैंने उसे क्रॉस किया, वह सड़ी हुई बदबू फिर से जोर से आने लगी। ये क्या अजीब बात है, सोचकर मैंने मुड़कर उसे देखा। वह कोई जवान महिला नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी। उसका पूरा चेहरा टैटू से भरा हुआ था और वह बहुत डरावनी लग रही थी। फिर भी इतनी उम्र में वह इतना सज धज कर पैरों में घुंघरू और बालों में चमेली के फूल लगाकर क्यों घूम रही है? जब मैं उसे देख रहा था तो उसने भी मुझे ऊपर से नीचे तक घूरना शुरू कर दिया। बाप रे, मुझे इन सब से क्या लेना देना? यह सोचकर मैंने अपना सिर सीधा किया और पैदल चलकर पास की गली में आ गया। क्या ये पागल है? मेरी उम्र के लड़के को ऊपर से नीचे तक ऐसे क्यों घूर रही है? ऐसा सोचते हुए मैंने सुरेश अंकल के घर पर साइकिल खड़ी की, पैदल चलकर स्टेशन गया और अपना टिकट लिया। मैंने सोचा कि कहीं वह बूढ़ी औरत भी स्टेशन तो नहीं आई है। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर उसे ढूंढा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि स्टेशन पर ज़्यादा कोई नहीं था। मेरे प्लेटफॉर्म पर एक परिवार को छोड़कर कोई नहीं था। एक अंकल, एक आंटी, एक लड़की और एक छोटा बच्चा था, बस। मेरा डर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए मैं उस परिवार के पास जाकर खड़ा हो गया। वहाँ अंकल ने मुझे देखकर पूछा, तुम रमाकांत के बेटे हो ना? मैंने कहा, हाँ अंकल, क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? उन्होंने बताया, अरे मैं और तुम्हारे पिता बचपन के दोस्त हैं, और तो और जब तुम्हारे माता पिता की कोर्ट मैरिज हुई थी तो मैंने ही गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे बेटा। अंकल के इस तरह बात करने से मेरा सारा डर खत्म हो गया। मैंने उन्हें स्टेशन के पास दिखी उस बूढ़ी औरत के हुलिये के बारे में बताया, उसके घुंघरू, उसके चमेली के फूल, और इस बात पर वे सब बहुत हंसे। तभी मैंने अंडरस्टूड की तरफ देखा। वह हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप सोच रहे होंगे, अबे तुझे इतना डर लग रहा था फिर भी तूने लाइन मारना नहीं छोड़ा। क्या करें, 20 साल की उम्र ही ऐसी होती है। तभी मेरी ट्रेन स्टेशन पर आ गई। मैं और अंकल का पूरा परिवार ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन जब मैं ट्रेन में चढ़ रहा था तो मैंने देखा कि हमारी बोगी से ठीक 4 बोगी दूर वह बूढ़ी औरत भी ट्रेन में चढ़ रही है। ट्रेन में चढ़ने से पहले उसने करीब 10 सेकंड तक मुझे देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी। ये इंसान है या भूत? ये मेरा पीछा क्यों कर रही है? मुझे डर लगा और मैं तुरंत ट्रेन में चढ़ गया। उसका दूर से मुझे देखकर मुस्कुराना थोड़ा अजीब और डरावना था। लेकिन फिर मैंने सोचा वह 4 बोगी दूर है और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक परिवार है, तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उस रात हमारी बोगी में हमारे अलावा कोई नहीं था, क्योंकि बस 2 स्टॉप बाद ही आखिरी स्टेशन आने वाला था। जो लोग नेल्लोर में उतरने वाले थे वे शायद उतर चुके होंगे। इस बीच अंकल मुझसे बात करते रहे और मेरे पिता के बचपन की बेवकूफ़ियों के बारे में बताकर मुझे खूब हंसाया। हालांकि वे बहुत मज़ेदार बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा सारा ध्यान सामने बैठी उनकी बेटी पर ही था। शायद इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मैंने खूब डींगे हाँकी। अंकल, मुझे IIT भी मिल जाता, बस 2 नंबर से रह गया। वैसे भी मेरा लक्ष्य IAS या IPS बनना है अंकल। मैं खुशी खुशी बात कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग के किसी कोने में अभी भी यह बात खटक रही थी कि वह बूढ़ी औरत इसी ट्रेन में है। ट्रेन में चढ़ते समय उसकी वह मुस्कान मुझे अंदर ही अंदर टेंशन दे रही थी। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि अगला स्टेशन कब आ गया। बेटा, हमें यहीं उतरना है, अपने पापा को बोलना कि मैं फ़ोन करूँगा। ये कहकर अंकल और उनका परिवार उतरने लगा। जब वे उतर रहे थे तो मैंने सोचा, यार अब इस बोगी में मैं अकेला रह जाऊंगा। काश थोड़ी देर और ट्रेन में रहता तो उस लड़की का नाम तो पूछ लेता। तभी मानो भगवान ने खुद कोई चमत्कार किया हो, उस लड़की की एक चप्पल सीट के नीचे कहीं छुप गई। जब वह अपनी चप्पल ढूंढ रही थी तभी ट्रेन चलने लगी।
लड़की ने चिल्लाकर कहा, पापा पापा रुकिए। मैंने भी आवाज़ लगाई, अंकल अंकल रुकिए। लेकिन जब तक अंकल ट्रेन में वापस चढ़ते, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। तेज़ चलती ट्रेन की वजह से अंकल कुछ नहीं कर पाए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। चलती ट्रेन से मैंने चिल्लाकर कहा, अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं इसे सुरक्षित बस में बैठा दूंगा। एक जवान बेटी की बात थी, इसलिए अंकल बहुत घबरा गए थे, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी हो रही थी। चलो मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो साथ मिला, और वह भी इस लड़की के साथ सफ़र। वह रो रही थी और घबराई हुई थी। मैं उसे दिलासा देते हुए कह रहा था, अरे आप परेशान मत होइए, कल मैं खुद आपको बस में बैठाऊंगा। आज रात आप हमारी क्लास की कुछ लड़कियों के पीजी में रुक सकती हैं। मैं उसे हिम्मत बंधा ही रहा था कि अचानक मुझे फिर से वही सड़ी हुई बदबू आने लगी। मुझे समझ आ गया कि वह बूढ़ी औरत मुझे ढूंढते हुए एक एक बोगी पार करके मेरे पास आ रही है। मैंने सोचा मेरा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। यह सोचकर मैं बोगी के दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं वह आ तो नहीं रही। लड़की भी उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बोली, आपने जिस औरत के बारे में बताया था वह आपका कहाँ से पीछा कर रही है? अगर मैं कहता कि मैं साइकिल धकेलते हुए आ रहा था तो मेरी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोला। दरअसल मैं अपनी बाइक पर 100 से 120 की स्पीड से कंदुकुर से सिंगरायकोंडा स्टेशन आ रहा था। उस शमशान वाले इलाके के पास इस बूढ़ी औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने रोककर उसका चेहरा देखा तो वह मुझे कोई चुड़ैल या जादूगरनी जैसी लगी, इसलिए मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी और चला आया। मुझे लगता है इसीलिए वह मुझसे बदला ले रही है। मेरे इतना कहते ही लड़की भी थोड़ी घबराने लगी। तभी जैसा मैंने सोचा था, वह बूढ़ी औरत हमारी बोगी में आई और हमारी सीट के बगल वाले सेक्शन में बैठ गई। वह जिस तरह से मुझे घूर रही थी उसे देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझसे भी ज़्यादा डर कर वह लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूँ ना। अगर इसने कुछ फालतू किया तो मैं इसे बताऊँगा। वैसे सिर्फ लिफ्ट न देने पर इतनी दुश्मनी कौन निकालता है? इस पर मेरे बगल में बैठी लड़की हंसते हुए बोली, अच्छा वैसे तुम बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हो, तुम तो साइकिल पर आए थे ना? मुझे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा, नहीं मैं तो बाइक पर आया था। लड़की बोली, नहीं नहीं, तुम साइकिल पर ही आए थे और उसे धकेलते हुए आए थे। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? हम भी उसी रास्ते से आए हैं। मैंने कहा, ओह तो आपका परिवार भी उसी रास्ते से आया था? मुझे रास्ते में एक कार ने क्रॉस किया था, क्या वह आपकी थी? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इतना तो झूठ बोलना पड़ता है ना। लड़की ने कहा, वैसे भी तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले ही तुम पर फिदा हो चुकी हूँ। जब मैंने पत्थर फेंका और तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उस लड़की की यह बात सुनकर बगल में बैठी वह बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं कन्फ्यूज़न में था कि तभी मेरे पिता का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया तो पिताजी ने कहा, अभी विजय अंकल का फ़ोन आया था, वे स्टेशन पर मिले थे ना। वे कह रहे थे कि ट्रेन से उतरते समय तुम पागलों जैसा बर्ताव कर रहे थे। मैंने पूछा, मुझे पागल कहा? लगता है उन्हें खुद पागलपन का दौरा पड़ा है। वे अपनी बेटी को ट्रेन में ही छोड़कर चले गए। पिताजी ने कहा, अरे उनकी तो कोई बेटी है ही नहीं, उन्होंने ही बताया कि तुम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तभी फ़ोन का सिग्नल कट गया। फ़ोन कटने के बाद मैंने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा। वह लड़की भी मुझे बहुत गंभीरता से घूर रही थी। इतने में सामने बैठी वह बूढ़ी औरत कोई मंत्र पढ़ने लगी। अचानक बोगी में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई। मेरे बगल में बैठी वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। तभी ट्रेन एक सुरंग में घुसी। करीब 10 सेकंड के लिए पूरी बोगी में घुप अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में मुझे उसका असली रूप चमकते हुए फ्लैश की तरह दिखाई दिया। वह बहुत ज़ोर से चीख रही थी। वह बूढ़ी औरत भी मेरे पास आ गई और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगी। उस फ्लैशलाइट में मैंने देखा, उसका चेहरा तो था लेकिन आँखें, नाक और मुंह कुछ भी नहीं था। उसके पैरों की तरफ देखा तो वे भी बहुत भयानक और उल्टे थे। मैं उसे देखकर ऐसा सुन्न पड़ गया जैसे जम गया हूँ। वह चीज़ मंत्र पढ़ने वाली उस बूढ़ी औरत को गालियाँ देते हुए कह रही थी, इसको तो मेरे लिए छोड़ दे, कम से कम इसे तो मेरा होने दे।
तभी उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, अरे अगर ज़िंदा रहना है तो अपनी कमीज़ यहीं उतार और भाग जा। यह कहकर उसने ट्रेन की चेन खींच दी और उस चीज़ पर कोई राख फेंक दी। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। धीमी होती ट्रेन से मैं कूद गया। नीचे उतरकर जब मैंने बाहर से खिड़की की तरफ देखा तो वह चीज़ खिड़की से ज़ोर ज़ोर से रोते हुए मेरी छोड़ी हुई कमीज़ पकड़कर चिल्ला रही थी, बच गया तू? क्या फिर कभी गांव नहीं आएगा? उस रास्ते पर मुझे फिर नहीं मिलेगा। मेरी आंखों के सामने ही खिड़की में से वह बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ते हुए गायब हो गई। मैंने अपने बैग से दूसरी शर्ट निकाली, उसे पहना और दौड़कर पास के ऑटो स्टैंड पर गया और ऑटो लेकर अपने पीजी लौट गया। कहा जा सकता है कि उस दिन उस बूढ़ी औरत ने मेरी जान बचा ली। कई बार हम लोगों के कपड़ों और रूप रंग को देखकर यह तय कर लेते हैं कि वे अच्छे हैं या बुरे। उस दिन मुझे समझ आया कि इस तरह किसी के बारे में पहले से राय बना लेना, स्टीरियोटाइपिंग, बहुत गलत है। लेकिन आज भी कुछ सवाल मेरा पीछा करते हैं। अगर उस दिन ट्रेन में उस बूढ़ी औरत ने मुझे नहीं बचाया होता तो क्या होता? असल में मेरी जान बचाने वाली वह बूढ़ी औरत कौन थी और वह इस तरह चमेली के फूल क्यों लगाती थी? क्या मेरी दादी के कहे अनुसार सच में उस रात मेरे परफ्यूम लगाने की वजह से ऐसा हुआ था? ऐसे कई सवालों के जवाब आज भी मेरे पास नहीं हैं। उस घटना के बाद जब भी मुझे अपने गांव जाना होता मैं बस से ही जाता था। शुरू में मुझे बस के सफ़र के लिए गोलियां लेनी पड़ती थी, लेकिन अब लगभग 10 साल हो गए हैं तो मुझे बस के सफ़र की आदत हो गई है। लेकिन आज भी जब मैं अपने घर जाता हूँ तो उस रास्ते पर ईयरफोन लगाकर भगवान के भजन सुनते हुए ही गुजरता हूँ। उस घटना के कारण मेरा भूतों पर और साथ ही भगवान पर भी विश्वास बढ़ गया। लेकिन उस रात ट्रेन में अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जब वह लड़की मेरे सामने बैठी थी तब बातों बातों में मैंने उसे अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने घर का पता और जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ ऐसी बहुत सी निजी जानकारियाँ बता दी थी। क्या उसने मेरी बातें सुन ली होंगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह आपको कैसी लगी। और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और डरावने सपने के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।